अगेन विजुअल स्टूडियो आप ओपन करेंगे, ओपन करके फाइल ओपन करेंगे। फाइल मेन्यू में आपके पास न्यू एंड न्यू का सब मेन्यू है आपके पास प्रोजेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें, हमने विजुअल सी शार्प के अंदर काम करना है और सी शार्प के अंदर रहते हुए हमने वेब ओरिएंटेड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। अब वेब ओरिएंटेड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास वंस अगेन दो फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, दो फ्रेमवर्क और दोनों ASP.NET। बट डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक कन्वेंशनल आपके पास ASP.NET फ्रेमवर्क है और वेब एप्लीकेशन, और दूसरा आपके पास ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। बट अगर इन्हीं फ्रेमवर्क्स को देखा जाए, दोनों फ्रेमवर्क मोर और लेस सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और वन बाय वन आपके पास ये सामने इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट अपना जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था वो विंडोज ओरिएंटेड ही सॉल्यूशंस होते थे। मींस दैट जितने लोग अपने लैपटॉप्स के अंदर विंडोज यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो ही माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चीज, इवन कोई सॉफ्टवेयर भी बन जाता है, जिस तरह भी हम ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बन भी जाता है तो वो विंडोज प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रन हो सकता है। अच्छा, तो ये बहुत एक बॉदरेशन थी। कुछ देर पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ASP.NET कोर इंट्रोड्यूस करवाया। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकें। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप का क्या मतलब होता है? वंस अगेन, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट मींस दैट डेस्कटॉप ओरिएंटेड। कितनी टाइप्स के, ज्यादातर आपको पता ही है कितनी टाइप्स की टेक्नोलॉजीज हैं। एक है डेस्कटॉप बेस्ड, एक है वेब बेस्ड, और बाकी मोबाइल बेस्ड आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं। और मोबाइल के अंदर फिर उनकी अपनी फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं कि iOS है, एंड्रॉयड है, लूमिया, विंडोज है, या कुछ भी। ठीक है, अब वो मोबाइल की फर्दर अगर हम अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखें तो ईच ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए ही बना होता है। क्योंकि आपके पास अगर सिर्फ विंडो हो और उस विंडो के अंदर कोई चीज़, ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जो आप इंस्टॉल कर सकें, तो इट्स यूजलेस कि आप क्यों करेंगे विंडोज। अब सेम चीज़ है, अब ऐसा आप सॉफ्टवेयर अगर बना लेते हैं जो सिर्फ आपके विंडोज यूजर ही यूज कर सकें, या आप ऐसी वेब ओरिएंटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसको आप डिप्लॉय करने के लिए विंडोज सर्वर यूज करने पड़ते हैं। ऐसे ही होता है ना, जिस वेंडर ने अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी प्रमोट करना चाहता है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी है तो हमारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाए, हमारे ही सर्वर्स यूज किए जाए। अब इन्हीं चीजों को टेक्नोलॉजी इतना मूव कर चुकी हैं, तो इनको माइक्रोसॉफ्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाएं जो हमारा लिनक्स बेस्ड और
आपके पास विंडोज बेस्ड, मैक ओएस, इस तरह के ये इधर मेंशन है, ये देखिए विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस बेस्ड जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या जितने सर्वर्स हैं उनके ऊपर सेम माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी का कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डॉट नेट कोर में अगर वो डेवलप किया गया है तो उसके अंदर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट हमें कई चीजें माइंड में रखनी पड़ती हैं और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट हम इस चीज को इस सेंस में भी देखते हैं कि ये इसके अंदर हम कॉस्ट कट जो आपकी कॉस्टिंग आती है, कॉस्ट कटिंग को देखें। अब कॉस्ट कटिंग अगर हम देखें तो क्या चीज है, विंडोज के सर्वर कॉस्टली पड़ते हैं एज कंपेयर टू आपके लिनक्स के सर्वर, और लिनक्स के सर्वर आपकी एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं और फास्ट भी कंसिडर किए जाते हैं। बट बेसिक पर्पस इन दोनों चीजों को इंट्रोड्यूस करवाने का यही है। एक है डॉट नेट, एक है डॉट नेट कोर। अगर आप डॉट नेट कन्वेंशनल डॉट नेट के अंदर आप वर्किंग करना सीख लेते हैं और सिंटैक्स स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, सो इस फ्रेमवर्क के अंदर आपको सिर्फ चीजें पैचअप ही करनी होती हैं। पैचअप मीन्स इसके अंदर आपके पास मिडल लेयर एक एम्बेडेड आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर ही कैस्ट्रल सर्वर इंस्टॉल्ड आता है, जो कि कैस्ट्रल सर्वर आपके पास मिडल लेयर एक ब्रिज बनाता है और वो ब्रिज ऐसा होता है कि वो आपकी विंडोज के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और आपके लिनक्स बेस्ड और मैकओएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। बट अगर इससे ऊपर देखा जाए तो सेम डॉट नेट कोर की फ्रेमवर्क उसी के अंदर भी है, सो नो डिफरेंस। टेक्निकली उन्होंने जस्ट इसको मैनेज किया है और मोल्ड किया है अपनी मार्केट को इनहांस करने के लिए, ताकि मार्केट में थोड़ा सा उनका कंपटीशन कम हो और लोग इसके ऊपर मूव करें। और लोग जितनी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं, आपने देखा ही होगा कोई भी कॉर्पोरेट लेवल की एप्लीकेशन कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रेकमेंड नहीं करती कि उनकी पीएचपी के अंदर या कोई इस तरह की ओपन सोर्स लैंग्वेज या ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उनका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए। सो इट्स गुड टाइम कि आप एक कॉर्पोरेट लेवल का फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, बट इट्स टाइम टेकिंग। लोग 5 5 इयर्स 10 10 इयर्स स्पेंड करते हैं और इनको एक्सपीरियंस गेन करते हैं। बट अगर एक चीज का आपको नॉलेज थोड़ा सा भी मिल जाता है, इन फ्यूचर आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको ट्रैक मिल रहा है, आप उस ट्रैक के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपना डेस्टिनेशन या अपना एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। और अगर एक चीज का आपको नॉलेज ही नहीं है और बताया भी नहीं जा रहा और बस वही चीज ये पीएचपी है और ये एचटीएमएल है, इसको जोड़ें और कुछ बन जाएगा, वैसा नहीं है। सो हम कोशिश करेंगे ये लेयर हम बनाएं और जिस तरह हमारा टारगेट था कि इस लेयर की हमने एट द एंड कम्युनिकेशन करवानी है एंगुलर वाली लेयर के साथ, इस टारगेट को हम अचीव करें तो क्या चीज होगी, बैक पे हमारे पास MS SQL एग्जिस्ट कर रहा होगा, फ्रंट पे हमारे पास डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, और बैक रेस्टफुल एपीआई की बिजनेस लॉजिक लेयर पे, और फ्रंट एंड पे हमारे पास गूगल की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही होगी जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप इन चीजों को देख रहे होंगे और ये सारी चीजें आपस में कम्युनिकेट करके आपको गुड रिस्पॉन्स कर रही होंगी, और ये कॉर्पोरेट लेवल की बात है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक ही चीज माइनर से वे में समझाई जा रही है, सिर्फ उसका स्कोप उतना है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है, बट इतने से स्कोप में वो चीज कन्वे कर दी जाए और उसको इन प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया जाए, इट्स मोर देन एनफ। और साथ आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट्स सफिशिएंट। प्रोजेक्ट प्लेस करते हैं,
इस जगह पे हमारे पास क्या चीज है, ये वेरीफाई हमारा फाइनल हो चुका है, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन और ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, इन दोनों में क्या फर्क होता है, डिफरेंस आप लोगों को मिनिमम पता होना चाहिए। हम कन्वेंशनल के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे, इधर आप अपना प्रोजेक्ट नेम देते हैं। प्रोजेक्ट नेम हमारे पास MCS MIT, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास इस जगह पे फ्रेमवर्क के वर्जन आ रहे हैं। .NET फ्रेमवर्क इटसेल्फ अपने वर्जनिंग के ऊपर ही चल रहा होता है, इसके अंदर भी एनहांसमेंट और चीजें आती जाती हैं, और ये सारे ऑलमोस्ट ऑल अपने अपने टाइम के स्टेबल वर्जन ही होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो हमारी एप्लीकेशन बनने जा रही है .NET फ्रेमवर्क 4.6.1 पे। प्रोसीड करते हैं। ओके, अब फर्दर हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, हमारे पास फर्दर वेब ओरिएंटेड जितनी चीजें हैं, जितनी टाइप्स की सर्विसेज हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है वो हमारे पास है, कि हमने एम्प्टी वेब से लेके चलना है या वेब फॉर्म्स। अब आपको अगर आप वर्किंग करें तो इटसेल्फ ये फुल एक प्रोजेक्ट्स और इनके अपने अपने आर्किटेक्चर्स हैं। हम जिस आर्किटेक्चर को लेके चल रहे हैं, जिसको फॉलो करना चाहते हैं वो हम देख रहे हैं। अच्छा, वेब फॉर्म्स है, फिर हमारे पास MVC है। अब MVC ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर, क्या मॉडल, क्या व्यू और क्या कंट्रोलर, जब तक आप लोग प्रैक्टिकली नहीं देखते तो इट्स नथिंग। देन हमारे पास वेब API बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, जिसको अभी हम बात कर रहे थे, और लास्ट टाइम आप लोगों को कहा गया कि इसको पढ़ के आइएगा, अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग रेस्टफुल APIs। ठीक है, रेस्टफुल HTTP आपको बता दिया गया कि HTTP प्रोटोकॉल किस तरह से होता है, क्या उसकी स्टेट होती है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये भी सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। देन हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं वेब APIs। उसके बाद हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA की बात होती है, बट हम SPA ही क्रिएट करेंगे लेकिन मिडल लेयर ब्रेक करके। आप लोगों को जब हम स्टार्ट कर रहे थे इस जगह पे, ये जो सी हमारी डिस्कशन है, हमारा टारगेट क्या है, हमने SPA एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। बट सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, डिफरेंट जगहों पे इन तीनों एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे, और एट द एंड जो एंड यूजर इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा उसको फिजिकली एक ही फेस नजर आ रहा होगा, और ये फास्टेस्ट मोड कंसीडर किया जाता है। ओके, फिर आपके पास एज्योर APIs बन जाती हैं। कुछ सिंपल होती हैं कि आप APIs बनाते हैं और अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, इसी तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट अपने एज्योर, ये चीज हमारे पास आ गई वेब API। इसको कंटिन्यू करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने जा रहा है। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। अब हमारे पास इस प्रोजेक्ट को हमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट का क्या आर्किटेक्चर है, किस तरह से इसने हमारे साथ कम्युनिकेट करना है, और इसकी कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें फेस करेंगे। सबसे पहले आपको MVC आर्किटेक्चर का तो आइडिया होना चाहिए, और वो आपके सामने ही है।
ये व्यू इस जगह पे एप्लीकेशन का व्यू है। M स्टैंड फॉर मॉडल्स, व्यू स्टैंड फॉर व्यूज, V स्टैंड फॉर व्यूज एंड C स्टैंड फॉर योर कंट्रोलर्स। अब इन तीनों चीजों से आर्किटेक्चर बनता है, MVC आर्किटेक्चर। अब हमें इन व्यूज को यूज तो करना नहीं है, हमें व्यूज वो वाले यूज करने हैं जो हम एंगुलर के अंदर अपने क्रिएट करेंगे। एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर हम व्यूज क्रिएट करेंगे, या हम इस एप्लीकेशन का डाटा या इस एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन जब एसक्यूएल सर्वर के साथ करवा लेंगे और इसके अगेंस्ट हम अपने कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे, उन कंट्रोलर्स को हम कम्युनिकेट करवाएंगे अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के साथ। फिर हमारा ये वाला टारगेट अचीव होगा इस लेयर का, फ्रंट एंड लेयर के साथ। सो अगर हम इन चीजों को, इसी चीज को इधर ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोलर अगर हम ओपन करें, कंट्रोलर में हमारे पास दो कंट्रोलर्स हैं। बाय डिफॉल्ट बिल्टन हमें माइक्रोसॉफ्ट बना के देता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि ये प्रोजेक्ट जैसे ही क्रिएट हो प्रोजेक्ट को वेरीफाई किया जाए। जिस तरह से हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने स्कीमा सेट सेट किया था, फिर हम वेरीफाई करते हैं उसी लेयर पे, उसको वेरीफाई करते हैं। सेम इसी तरह हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, स्टैंड अलोन एम्प्टी न्यू ब्रांड प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और इसी न्यू प्रोजेक्ट को हम टेस्ट करेंगे इसी जगह पे। इसकी टेस्टिंग के बाद, वेरिफिकेशन के बाद हम अपनी फर्दर वर्किंग, नेक्स्ट स्टेप वर्किंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वर्किंग कर लेंगे फिर हमें एट द एंड पता चले कि ये प्रोजेक्ट का कोई प्रॉब्लम था, या कोई इसको टेक्निकली उस फ्रेमवर्क वर्जन के अंदर कोई इशू है, या कोई भी चीज, या हमारी मशीन इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही। वो क्या चीज होती है, आप जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करें आप उसको प्रॉपर उसका ड्राई रन लें, उसका टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, इससे पहले नहीं करते। सो हम इसको, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास दो तीन चीजें ही हैं जिनको आप, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, और बाकी चीजें भी होती हैं लेकिन वो आपको विद प्रैक्टिस ही एक्सप्लोर करनी होती हैं, या जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको देखते हैं। लेकिन जिस तरीके के साथ आप इधर प्रैक्टिस करेंगे, सो आई थिंक सो जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो इधर हमारी डिस्कस हो जाएंगी। हम आते हैं कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हमारे पास दो कंट्रोलर्स हैं। एक होम कंट्रोलर है, जिसको ओपन करते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर हमारे पास लाइक दिस एक फंक्शन राइट अप है, और वो व्यू रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज कंट्रोलर है, और वैल्यूज कंट्रोलर को जरा आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट कंट्रोलर्स मोर और लेस इसी तरह से बनेंगे, और कंट्रोलर्स के अंदर एपीआईज भी इस तरह ही हम डिस्कस करके आ चुके हैं, और इन एपीआईज को हम चला के देखने वाले हैं। ठीक है, एपीआईज ये जो हमारी डिस्कशन हुई इसको भी सामने रखें। हमारे पास पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। इधर हम आते हैं अपने वैल्यूज कंट्रोलर के अंदर। वैल्यूज कंट्रोलर के अंदर हमारे पास मेथड टाइप्स हैं, बेसिक, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सबसे एंड पे आए तो हमारे पास क्या चीज है, डिलीट टाइप ऑफ एपीआई है। इसका हेड और मेथड टाइप आप डिलीट सेलेक्ट करेंगे तो फिर इस एपीआई को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पुट टाइप ऑफ एपीआई है। इसका पर्पस क्या होता है, पुट स्टैंड्स फॉर योर डेटा अपडेटिंग एपीआई। डेटा अपडेटिंग एपीआई जब भी आपने यूज करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आपने अगर डेटाबेस में इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो आपको इसकी आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है। इस आइडेंटिटी के अगेंस्ट आप इस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। सो इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज योर आइडेंटिटी, सेकंड पैरामीटर
इज योर ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी के अगेंस्ट डाटा पुट करेंगे और वो डाटा मोल्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फिर हमारे पास है पोस्ट टाइप ऑफ एपीआई। कोई डाटा आपने पोस्ट करना है, आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अपने रेस्टफुल एपीआई को डाटा प्रोवाइड करेंगे और वो डाटा वाया दैट एपीआई आपके प्रोटोकॉल के थ्रू बैक सर्वर के ऊपर मूव कर जाएगा। अब ये फिजिकली आप इसको अगर लोकेट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रैक्टिकली इधर आ चुकी हैं सॉरी, हमारे पास ये प्रैक्टिकली सारी चीजें आ चुकी हैं। देन हमारे पास गेट टाइप ऑफ एपीआई। गेट टाइप ऑफ एपीआई किस पर्पस के लिए यूज होती है? हम अगर इसी डिस्कशन को अगर देखें तो हमारे पास गेट टाइप ऑफ एपीआई बैक पे डेटाबेस के अंदर से सिलेक्ट की क्यूरी करने वाली है, और सिलेक्ट की क्यूरी को परफॉर्म करने के बाद अंडरस्टूड बात है, जिस तरह हमने सिलेक्ट क्यूरी परफॉर्म की तो हमारे पास डाटा डेटाबेस से रिसीव हुआ। और इसके अगेंस्ट क्या चीज है, अगर हमारे पास डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और हम किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिसीव करना चाहते हैं, ये हम लास्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, वेयर क्लॉज के साथ हम उसकी आइडेंटिटी पुट करते हैं SID, और SID के साथ हम इसको सेव कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। अब हमारे पास दो APIs हैं गेट टाइप्स की। एक API है जो आपको फुल फ्लैज पूरे टेबल का डाटा प्रोवाइड करेगी। सेकंड API पैरामीटराइज्ड फंक्शन के साथ बाइंडेड है, और इस API का क्या रोल है? इसका ये रोल है कि किसी भी आइडेंटिटी के अगेंस्ट उसने रिस्पॉन्स करना है। ओके, सो इधर तक हमारे पास APIs, ये टेस्ट APIs हैं हमारे पास, और बिल्ड हो जाएगी। देन हम अपनी फर्दर अपनी बिजनेस लॉजिक के अगेंस्ट, अपनी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट APIs क्रिएट करेंगे। सो इस वक्त हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपके पास ऊपर ग्रीन कलर का बटन है, इसके अंदर आप सिलेक्ट करते हैं कि किस ब्राउजर के अंदर आप रेकमेंड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट रन हो। आपके पास इस जगह पे ब्राउजर सिलेक्शन आ रही होती है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज है। सो आपके पास ये सारी चीजें, आप जो रिकमेंड करेंगे उसके अंदर ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जो चीज हम डिस्कस करते थे IIS सर्वर्स के ऊपर, ये वर्क कर रहा होता है। IIS सर्वर्स विंडोज बेस्ड सर्वर्स होते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, आपकी विंडो के अंदर वर्चुअली IIS सर्वर ही परफॉर्म कर रहा होगा अपनी रोल, और आपको एप्लीकेशन रिस्पॉन्स कर रही होगी। सो हम इसको रन करते हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला व्यू है, माइट भी वो ऑटोमेटिकली आ जाए, ASP.NET। अभी आपके पास ASP.NET पूरा फ्रेमवर्क आपके पास अवेलेबल है, और फर्स्ट व्यू एप्लीकेशन ने रन कर लिया है, बट हमें इस व्यू से कोई कंसर्न नहीं है। हमें जस्ट अपनी APIs और अपने कंट्रोलर्स के साथ कंसर्न होगा 99.99%। ओके, अगर हम कंट्रोलर को देखें तो हमारे पास क्या चीज थी? वैल्यूज कंट्रोलर। सो इट्स वेरी सिंपल कि जब भी आपका कोई कंट्रोलर क्रिएट होगा और उस कंट्रोलर के अंदर आप किसी फंक्शन को रन करना चाहते हैं या डिबग करना चाहते हैं, वंस अगेन एज के अंदर भी देखी, जिस वक्त हम वेब एसक्यूएल के अंदर वर्किंग कर रहे थे,
ओके, जिस वक्त वेब एसक्यूएल के अंदर वर्किंग हो रही थी उस वक्त हमने वो देखा, बट अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमने किस तरह से अपने फंक्शंस, अपने मेथड्स वेरीफाई करने हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि इस वैल्यूज कंट्रोलर के अंदर गेट टाइप ऑफ एपीआई हमने हिट करनी है, और इसको हिट करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करेगी। अगर हम इसको रीड करें तो हमारे पास ये सिंपल है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 मेंशन होगा। सो हम इसको ट्राई करते हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन। सिंपल आप लोग देखेंगे, इस जगह पे आपने रखें, आपने पुट करनी है एपीआई फॉरवर्ड स्लैश योर कंट्रोलर नेम। कंट्रोलर नेम क्या था? वैल्यूज। अगर हम इसको हिट करें तो हमारे पास ब्रेक पॉइंट इस जगह पे आता है, और ये ब्रेक पॉइंट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये वाला फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको स्टेप इन करता हूं। स्टेप इन करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं ऑब्जेक्ट में, जो कि ये रिटर्न होके आपके पास ब्राउजर के अंदर इस तरह से विजुअलाइज हो रही है। ये फर्स्ट एपीआई हमने रन कर ली। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई चीज कि क्या चीज थी एपीआई, और किस तरह से एपीआईज के डिफरेंट मेथड्स हैं, एपीआईज की टाइप्स कितनी हैं, और इनको हम कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीजें यूज करते हैं। अभी हम पोस्टमैन में प्रैक्टिस करते हैं, उसको नेक्स्ट मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बट इधर तक ये एक बेसिक ब्राउजर के अंदर प्रैक्टिस है कि फर्स्ट एपीआई को विजुअलाइज कर रहे हैं। अब ये वाला इंटरफेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस कंसीडर होता है, और किसी नॉर्मल यूजर के लिए ये इंटरफेस कोई मायने नहीं रखता, इट्स यूजलेस। क्या आप उसको एपीआई बना के दे दें और आपके मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि एपीआई के अंदर आपकी सारी बिजनेस लॉजिक लेयर इसी जगह पे राइट अप होती है। तो हमने सबसे पहले प्रीवियस एसक्यूएल को रिकॉल कर लिया। रिकॉल करने के बाद प्रीवियस लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट ऑल हमने दोबारा रिवाइज कर लिया, और रिवाइज करने के बाद हमने अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया कि एपीआईज अब हमारे साथ किस तरह से कम्युनिकेट करने वाली हैं। देन हमने ब्रांड स्टैंड अलोन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बिल्ट इन वैल्यूज कंट्रोलर मिला, और इस कंट्रोलर के अंदर, एक कंट्रोलर के अंदर आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को आप वाया रेस्टफुल एपीआईज कॉल कर रहे हैं। कॉल करते हुए आप क्या चीज अचीव कर रहे हैं? आप अपना रिस्पॉन्स अचीव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम सेकंड गेट टाइप ऑफ एपीआई को एक्सेस करना चाहें या उसको कॉल करना चाहें, ऊपर कमेंट टीडी है हमारे पास, इसको आप कॉपी करके इस जगह पे अगर प्लेस करें तो आपके पास एपीआई वर्क कर सकती है। सॉरी, करके आपने लिख लिया लोकल होस्ट पोर्ट नेम फॉरवर्ड स्लैश एपीआई फॉरवर्ड स्लैश वैल्यूज फॉरवर्ड स्लैश योर आईडी विच यू वांट टू गेट। अब इस आईडी के अगेंस्ट आपके पास जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो डाटा आप रिसीव करना चाहते हैं। मैं इस जगह पे कंकैटिनेट कर देता हूँ आपकी आईडी। तो क्या मतलब है इसका? इस आईडी के अगेंस्ट आपके पास डाटा आ रहा है, वो एक हमारा एक सेपरेट है कि हम लॉजिकली डेटाबेस से किस तरह फेच करके लाते हैं। हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हम देखेंगे वैल्यूज 5। हम इस जगह पे अगर
10 पुट करें या 17 पुट करें, हमारे पास वैल्यू 17, हमारे पास एपीआई आपके पास वैल्यूज 7575 रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है एपीआई से। सो एपीआई हमने काफी सुना था, रेस्टफुल एपीआई। अब अगर आप इस तरह से देखें तो क्या चीज है, मे बी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगे, लेकिन इसको बनाने का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है। अब नेक्स्ट पर्पस हमारा ये है कि इस प्रोजेक्ट के साथ हमारा बैकएंड डेटाबेस बाइंड हो जाए, और उसकी बाइंडिंग के बाद हमें उस डेटाबेस की ही कंट्रोलर मिले, और उन कंट्रोलर्स को हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्रिएट करें। क्रिएट करके हम उसके अंदर जो भी फंक्शंस और सारी चीज़ें हैं उनको सेट करके अपनी इंटरेक्शन लेयर के साथ इसको बाइंड कर लें। तो 2 लेयर्स हैं बाइंडिंग की। इस वक्त हम जस्ट पोस्ट और पुट टाइप की एपीआईज एग्जिस्ट कर रही हैं, और इन एपीआईज के अंदर आपने देखा होगा फ्रॉम बॉडी। अब क्या चीज़ है, आपका जो प्रोटोकॉल या एचटीटीपी प्रोटोकॉल है उसकी बॉडी से इसने वैल्यू रिसीव करनी होती है, उस वैल्यू को पोस्ट करना होता है। ये है कि हम टूल्स यूज करें और अपना टास्क अचीव करें। सो एक और चीज, अगर आप इसी फंक्शन को देखें तो इसी फंक्शन को अगर आप क्वेश्चन मार्क एंड योर आईडी इक्वल्स टू दिस, अब इस जगह पे फंक्शन में कॉल आएगी, और कॉल करने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इसको हम हिट करते हैं 66 के साथ, हिट किया, वंस अगेन हमारा यही फंक्शन कॉल हुआ, और हमने इसको एपीआई वैल्यूज क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 66। क्या चीज है, हमारे पास वैल्यू 66 रिटर्न होने वाला है। इसको कंटिन्यू करते हैं, वैल्यू 66 अवेलेबल है। सो हमने ये देख लिया कि वाया एपीआईज हम किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फर्दर अपने पोस्ट टाइप और पुट टाइप और डिलीट टाइप। इस जगह पे हम इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है। पोस्टमैन ओपन करेंगे, इधर से आप इसकी भी वर्जन अपडेट आई है, डिसमिस करें। अब आपके पास जो चीजें हम डिस्कस करके आ चुके थे वो इस जगह पे सारी अवेलेबल हैं। गेट, पोस्ट, पुट, पैच है, उसके बाद ये डिलीट है, कॉपी है, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन फंडामेंटल्स को आप पूरा करें। आप